लो भाई चलो। टॉपिक का नाम है प्लेगरिज्म। कल एथिक्स का टॉपिक किया था ना। एथिक्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट लिखवाए थे मैंने आपको, एक प्लेगरिज्म का, एक फैब्रिकेशन का और एक फाल्सिफिकेशन का। लिखवाया था ऐसा कुछ? और क्या लिखवाया क्या था इसके अंदर? हाँ, लिखवाया क्या था? फैब्रिकेशन क्या होता है और फाल्सिफिकेशन क्या होता है? अगर डाटा गलत ऐड कर रहे हो, फाल्सिफिकेशन, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो वो फाल्सिफिकेशन है। और प्रीवियस ईयर के बेस पे अगर आप कर रहे हो तो वो क्या है? वो फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन। ध्यान रखना। और थर्ड टॉपिक आपका क्या होता है? प्लेगरिज्म क्या होता है। डाटा को कॉपी पेस्ट करना, लिखो इसके बारे में अब। कॉपी पेस्ट दी डाटा। जब हम किसी के डाटा को कॉपी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म। जी के बाद भी आई आएगा। प्लेगरिज्म, कॉपी पेस्ट दी डाटा। लिखते जाओ, साथ तो लिखने का है ये सारा। एज इट इज, जैसे आप हम असाइनमेंट नहीं दे देते कि भाई ऊपर वाले पेज से हटा के अपना पेज लिख दिया और असाइनमेंट आगे भेज दिया, वो भी क्या है? डाटा कॉपी करना। और वो क्या है? कंप्लीटेड डाटा कॉपी करना। लिखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं प्लेगरिज्म में। किसी ने कोई बात बोली है या कोई भी कोट बोला है, जैसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, और कोई भी फोटो पेस्ट करो उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है कि ये फोटो जो है या फिर ये थीम जो किसके द्वारा दी गई है, लिखते हैं ना, लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखा बताया गया, ये इसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, इसके द्वारा, वो चीज कहता है वो कोट होता है। किसी के द्वारा कोई कोट दिया गया है और उसको आपने आगे बताया है तो हम बताते हैं ना कि ये इनकी वर्डिंग है, तो वो क्या है? वो रेफरेंस देना होता है। लिख लो। नेक्स्ट क्या होता है? रेफरेंस आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी आती है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? भी आपकी बुक होती है ना, कोई भी, जैसे एमए में आप पढ़ रहे होंगे, लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है उसमें सारी बुक्स के बारे में वर्णन दिया होता है कि ये बुक जो है, इस पेज का मैटर कहाँ से उठाया गया है। बिब्लियोग्राफी। लास्ट कोई भी बुक उठाना उसमें लास्ट पेज देखना, बिब्लियोग्राफी हमेशा लास्ट में मिलती है। या फिर रेफरेंस बोल देते हैं, वहां पे रेफरेंस लिखा होगा या फिर बिब्लियोग्राफी लिखा होगा कि भाई कौन सा टॉपिक या कौन सा वर्ड मैंने कहाँ से लिया है उसका वर्णन दिया होता है। नेक्स्ट लिखो इसमें प्रीफेस बोल देते हैं, प्रीफेस। और है एक है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। ये हमारे प्लेगरिज्म के अंदर आता है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या है? किसी भी तरीके का डाटा आपने कॉपी किया है वो आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है? आप किसी की बुक में से जो किसी पर्सन के द्वारा पब्लिश की गई है उसमें से भी अगर डाटा को उठा के अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो वो भी कॉपी पेस्ट है, ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। जब आप किसी की बुक से, किसी की पब्लिश की हुई बुक से डाटा अपनी कॉपी में उतारते हो तो उसको कौन सा डाटा बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्शियरी डाटा, तृतीयक नंबर का डाटा। फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया? जिसने वो बुक पब्लिश की। सेकेंडरी कौन होगा? जो उस बुक को पढ़ रहा है। थर्ड, जब उस पढ़ के आप उसमें से नोट्स बना रहे हो तो वो चीज क्या है? टर्शियरी डाटा है। आया? ठीक है? कंप्लीट वर्डिंग नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ छोटा छोटा लिख रहा है। TERTIARY, टर्शियरी, ठीक है? किसी भी तरह की सिमिलैरिटीज इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर। सिमिलैरिटी विद माइनर चेंज, थोड़ा सा चेंज करके आपने
कोई भी चीज इंक्लूड कर दी, असाइनमेंट आपका ऊपर से एक पेज हटा दिया, ठीक है, असाइनमेंट लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे आपने, तो जो नोट्स पता कैसे बनाते थे, या किसी कॉपी बनाई होगी, तो जब उसका कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, उस वर्ड को एज इट इज ही वैसे बना के रख दिया, किया है ऐसा? जब कोई वर्डिंग समझ में नहीं आता, सामने वाले किसने क्या बनाया हुआ है या क्या लिखा हुआ है, उस वर्ड को एज इट इज बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटीज विद माइनर चेंजेस, चेंजेस के साथ कोई भी काम कर देना थोड़ा सा, ठीक है? क्या हुआ? कुछ तो लिख लिया ये। नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर आ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड सिंबल्स आ जाएंगे, कोई भी सिंबल किसके द्वारा यूज किया गया है, सिंबल्स लिखो इसमें, कोई भी सिंबल्स यूज हो सकता है इसके अंदर, इक्वेशन यूज हो सकती है कि ये इक्वेशन उस पर्सन के द्वारा दी गई है, इक्वेशंस, जैसे लोगो नहीं होते किसी भी चीज के, हम अपने लोगो बनवा लेते हैं, जैसे बिजनेस में बनते हैं, लोगो बनवा लिया इस चीज का उस चीज का, तो वो चीज पता चल जाता है ना कि लोगो से कि भी किसका लोगो है, वो चीज। नेक्स्ट लिखो, पैराफ्रेजिंग आ जाते हैं इसमें। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? आपने बुक में से कोई भी चीज पढ़ी और उसको अपनी वर्डिंग में उतार दिया, आपने बुक में से कोई भी चीज पढ़ी और अपनी वर्डिंग में जो है उस चीज को लिख दिया। इधर बैठ जाओ, फर्स्ट बेंच पे बैठ। आपने बुक में से कोई भी चीज पढ़ी और क्या कर दिया? एज इट इज उतार दिया, इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। अपनी वर्डिंग में कोई भी चीज बताना या शॉर्ट स्टोरी में कोई भी चीज बताना, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग। किसी के वर्ड्स, किसी के आइडियाज और किसी की इंफॉर्मेशन को भी चुराना क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। किसी के वर्ड्स, किसी के आइडियाज और किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना भी प्लेगरिज्म के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है? मूवी देखिए टार्जन, देखिए स्टार्टिंग में वो ये होता है, किसी के आइडियाज को, वो कॉपीराइट वाला सीन आ जाता है इसके अंदर, कि कॉपीराइट की मेरा वो है, पेटेंट चीज को बोलते हैं पेटेंट, जब हम किसी चीज के ऊपर अपना नाम लिखवा लेते हैं तो पेटेंट मेरे नाम पर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ड आता है साइटेशन। क्या होता है? CITATION, साइटेशन या फिर साइट, साइटेशन या फिर साइट। आपने वर्ड्स देखे हैं ऐसे कोट में डाले हुए, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कॉमर्स में। जब भी कोई वर्ड इस चीज के बीच में होता है ना, तो इसका मतलब वो वर्ड मैंने कहीं से रेफरेंस करके उठाया हुआ है, ठीक है? कि भाई साइट कहां से किया है आपने इस वर्ड को। साइट का मतलब क्या कि आपने कहां पर देखा है। साइट का मतलब कितना मीनिंग होता है साइट के? किसी के द्वारा बोला गया है। साइट, SIGHT, साइट, SITE, साइट। और एक देखने वाला होता है साइट, कि भी आपने ये चीज कहां पर देखी है, कहां पर जाके समझे इस वर्ड को जो है उठाया है। साइटेशन या फिर साइट, रिसर्च में वर्ड पूछते हैं कि भी साइटेशन, आप रेफरेंसेस में कितने साइटेशन को गो थ्रू कर सकते हो। रेफरेंस यानी कि कहां से आपने कोई वर्ड उठाया है, वो चीज, ठीक है? साइटेशन इन्वर्टेड कोमा में है तो यानी किसी दूसरे के द्वारा बोली हुई बात है और मैंने ये कहीं से ना कहीं से जो है रेफरेंस उठाया है, ठीक है? नेक्स्ट लिखो इसमें अब, प्लेगरिज्म के टाइप्स लिख लो। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म 7 टाइप्स है इसमें। फर्स्ट में आता है कंप्लीट प्लेगरिज्म। अब पीछे का वर्ड मत लिखना प्लेगरिज्म, सिर्फ नंबरिंग लिखो बस। कंप्लीट कि पूरा के पूरा ही आपने कॉपी कर दिया। सेकंड में आएगा सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। थर्ड में आएगा डायरेक्ट प्लेगरिज्म। फोर्थ पे सेल्फ एंड ऑटो प्लेगरिज्म। फिफ्थ पे पैराफ्रेजिंग।
प्लेगरिज्म। 6 पे मोसेक, MOSAIC, मोसेक प्लेगरिज्म। 7th पे एक्सीडेंटल, बस 7। इसमें से एक्सीडेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोसेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एंड डायरेक्ट, और आपका एक कंप्लीट। सेल्फ एंड ऑटो। पैराफ्रेजिंग मैंने आपको बता दिया, अपने फॉर्म में किसी भी चीज को उठाकर लिख दिया तो वो भी एक तरीके से डाटा कॉपी करना ही होता है। है 6 पे क्या है? मोसेक, MOSAIC, MOSAIC। इसमें से फर्स्ट जो अलग से लिखने के हैं वो सिर्फ ये तीन है, बाकी ये इनको इधर ही एरो डाल के यहीं की बदल लिख लेना। कंप्लीट का मतलब होता है कि जब आपने सिर्फ नाम चेंज करके पूरा की पूरा किसी और का काम जो है कहीं और थपा दिया, पूरा 100% कंप्लीट प्लेगरिज्म कर दिया। असाइनमेंट का एग्जांपल ले सकते हो इसमें आप, आपके लेवल पे असाइनमेंट का एग्जांपल इसमें अच्छा है, ठीक है। कंप्लीट प्लेगरिज्म में सेकंड लिखो डायरेक्ट एंड, दूसरे का नाम है सोर्स को बाद में लिखना, इसको लिखो डायरेक्ट एंड, इसका नाम है वर्बेटिम। वर्बेटिम। जब हम वर्ड टू वर्ड किसी की कॉपी में से, एक तो मैंने क्या किया, सामने वाली कॉपी थी, फर्स्ट पेज हटाया और अपना फर्स्ट पेज लगा के वही कॉपी दे दी, ठीक है। एक मैंने क्या किया, इसको वो किया, स्कैन किया और इसको पूरा वर्ड की कॉपी में लिखा और वो निकाल के दे दिया, यानी कि वर्ड की वर्ड कॉपी में उतार के दे दिया। उसकी कॉपी नहीं दी, मैंने क्या किया, पूरे वर्ड टू वर्ड उठा के जो है वही लिख के और वही की वही दे दिया। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म। आया? एक में तो मैंने उसकी कॉपी दे दी जो उसने बनाई थी, और एक में क्या किया, उसके द्वारा जो वर्ड्स बने थे वो वर्ड्स की वर्ड उठा के जो है दे दिए। पैराफ्रेजिंग में क्या था भाई, बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ कॉपी करके डाटा उठा के दे दिया, बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ, कि अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करे उसमें और उठा के जो है मैंने दे दिया। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म वो होता है जिसमें चीजें अनइंटेंशनल होती है। कई बार ऐसे होती है, कई गलतियां ऐसी होती है जो अनइंटेंशनल हो जाती है, और कई ऐसी होती है जो हम इंटेंशन के साथ करते हैं, हमें पता है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा और फिर भी हम वो गलतियां कर रहे होते हैं। जैसे पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। और कई गलतियां ऐसी होती है हमें नहीं पता होता कि भाई ये गलती कर रहे हैं, इसका परिणाम जो है ये भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई भी चीज अनइंटेंशनली हो रही है, अनइंटेंशनली हो रही है, तो वो चीज किसमें चल जाएगी, एक्सीडेंटल में। लिख लो इसको, अनइंटेंशनली। लिख लो, सो रहे हैं सारे। एक्सीडेंटल में, एक्सीडेंटल जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म अनइंटेंशनली होता है। नेक्स्ट लिखो सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म में ये इनकरेक्ट होता है, सामने वाले ने गलत लिखा है तो मेरा भी गलत ही जाएगा आगे। इनकरेक्ट या फिर नॉन एग्जिस्टेंस में जो चीज होती है मैंने उठा के वही चीज दे दी आगे। इनकरेक्ट, अगर सामने वाले ने गलत लिखा है तो मैंने भी गलत लिख दिया है। सोर्स बेस्ड, क्या नींद आ रही है? करें आगे। नेक्स्ट लिखो सेल्फ में और ऑटो में क्या है, अपने खुद के काम को कॉपी करना। अपने खुद के काम को अगर आपने कॉपी करके भी आगे पकड़ा दिया तो वो भी चीज क्या हो जाएगी, प्लेगरिज्म हो जाएगी, सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म। टीचिंग कर लो, ये बीच में टॉपिक नहीं समझ में आएगा ये।
सेल्फ में क्या होता है, जब हम अपने खुद के काम को भी अगर आप रिसर्च में कॉपी कर रहे हो तो उसका रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा कि मैंने ये जो काम है ना अपने खुद के वहां से उठाया है। अपने खुद के काम को भी अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उसका भी रेफरेंस आपको देना पड़ेगा रिसर्च में। खाली रख दी बोतल, अंदर ही है ना। अपने खुद के काम को भी अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा, नशा मोसाइक या फिर पैच वर्क। मोसाइक बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं पैच वर्क, पैच प्लेगरिज्म। हल्का हल्का सा लिखना, ज्यादा मत लिखना ही है। इसका अगला वाला जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो सिर्फ इसके टाइप्स चल रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। मोसाइक में होता है, आपने सूट देखे अपनी मम्मियों के, हाँ, उनमें देखना कहीं कहीं पे पैच होते हैं, डिजाइन बने होता है कहीं कहीं पर, वो चीज क्या है, वो पैच वर्क होता है। ये कहीं कहीं पर डिजाइन, कि कहीं कहीं से मैंने कोई कोई डाटा उठा के जो है अपनी कॉपी में डाल लिया, कि मुझे इसकी ये लाइन अच्छी लगी, ये लाइन उठा के मैंने अपने उसमें डाल ली, इसकी मुझे ये वाली लाइन अच्छी लगी, ये वाली लाइन उठा के मैंने इसमें डाली, तो क्या मेरा डाटा कलेक्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है, जब हम बीच बीच में से एक एक लाइन या दो दो लाइन उठाकर जो है किसी के डाटा से कॉपी कर लेते हैं, पूरा नहीं कॉपी किया है मैंने, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट किया, यानी कि आप ओवरऑल 10% कर सकते हो, ओवरऑल 10%। कहा कहाँ है ध्यान? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, लेवल ऑफ प्लेगरिज्म कितने होते हैं? लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीटेड फॉर्म में क्लास देखना है इसकी, लेवल ऑफ प्लेगरिज्म की। टोटल 4 लेवल हैं इसके। 4 लेवल स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, लेवल 0, लेवल 1, लाइन लगाओ बीच में। सेकंड आता है आपका इसमें मार्जिन कितना होता है, मार्जिन ऑफ प्लेगरिज्म। थर्ड आता है आपका इसमें पेनल्टी कितनी लगती है, कि जिस हिसाब से आप डाटा को कॉपी करोगे उस हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर आपने 10% डाटा अगर कॉपी किया है तो उसकी पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए? अगर किसी ने 1 रुपया चुराया है तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी? थोड़ी होगी ना। किसी ने 2 चुराया है तो वो भी थोड़ी होगी, 10 चुराया थोड़ी बढ़ जाएगी, 20 चुराया थोड़ी और बढ़ जाएगी। किसी ने 100% ही चुरा लिया तो क्या करेंगे? ज्यादा पेनल्टी लगेगी ना। बस सिंपल से ये चीज सोचनी है आपको। आ जाओ, फर्स्ट कहता है अगर सिमिलैरिटी मिलती है अप टू 10%, सिमिलैरिटी मिलती है अप टू 10%, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। 0 लेवल क्या है? जिसमें कोई भी पेनल्टी, इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी कि नो पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि 5% की और 10% की छूट होती है जब हम रिसर्च करते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं से तो डाटा उठाएंगे ना कि मुझसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर किस बच्चे ने रिसर्च की हुई है और क्या उसने ढूंढा हुआ है, क्या उसने लिखा हुआ है, मैं देखूंगी तो सही ना। जैसे आप एडमिशन लेते हो एमए में, हम देखते हैं ना लाइब्रेरी में कि भाई हाँ किसी ने किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, पेपर्स हो गए कि पहले वाले पेपर्स कैसे आए हुए हैं, तो वो चीज क्या है, वो यही है कि 10% की आपको छूट है। अब आता है 10 से ऊपर, सिमिलैरिटी मिलती है अगर अप टू 10 to 40%। लेवल 1 10 to 40% तक अगर सिमिलैरिटीज मिलती है तो क्या होगा? ध्यान से, फॉर थीसिस
थीसिस क्या है आपकी? पीएचडी एंड डेजर्टेशन। अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारी पीएचडी होती है ना, उसको थीसिस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और जो एमए में हम कोई भी असाइनमेंट वगैरह या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, उसको डेजर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां जो एमए लेवल पे चलता है वो थीसिस होते हैं, और जो पीएचडी लेवल पे चलता है उसको डेजर्टेशन बोलते हैं। काम वही है, काम वही है, लेकिन उनका नाम चेंज कर दिया। हमारे लेवल पे क्या है? थीसिस पीएचडी लेवल पे होता है, और ये डेजर्टेशन एमए लेवल पे होता है, ठीक है। और यहाँ वहां पर क्या होता है, बाहर क्या होता है? थीसिस पहले और डेजर्टेशन बाद में। अगर वो डेजर्टेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब वो पीएचडी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आज लिखो इसमें क्या होगा, रीसबमिशन होता है इसके अंदर। रीसबमिशन कि जो भी काम आपने किया है उसको दोबारा से, हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लेना, रीसबमिशन ऑफ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट बाय द स्टूडेंट विद इन 6 मंथ। कि अगर आपने 10% से लेकर 40% तक डाटा कॉपी किया है तो दोबारा से वही डाटा आपको बना के 6 महीने के अंदर जो है दोबारा से सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहली पेनल्टी ये होगी। सेकंड पेनल्टी लिखो, ये इस वाले की हेडिंग है। थीसिस के लिए और डेजर्टेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरा चीज है आपकी एकेडमिक के लिए, फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपका कोई भी चीज पब्लिकेशन हो रही है, प्रकाशन में आ रही है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? जो भी चीज आपने लिखा है उसको विड्रॉल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी चीज आपने लिखी है, हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में ये है, जो भी चीज आपने लिखी है उसको बाहर कर दिया जाएगा, कि आपकी वो पब्लिकेशन पब्लिकेट हो ही नहीं पाएगी, कि पब्लिकेशन में आएगी ही नहीं वो चीज। आपने बनाया, डाटा कॉपी कर लिया, लेकिन वो पब्लिश हुई ही नहीं। कितनी थीसिस ऐसे होंगे जो पब्लिश हुई ही नहीं है? किसकी वजह से? प्लेगरिज्म की वजह से। क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर है, उन्होंने तो कॉपी डाली, सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है कि भाई आपने यहाँ से डाटा, ये वाला डाटा यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। हमारी वर्डिंग, कोई भी वर्डिंग अगर जो भी हम बोल रहे हैं ना, वो उनको तुरंत पता चल जाता है कि आपने ये डाटा, ये वर्डिंग जो बोल रही है कहां से कॉपी करके बोल रही है, ठीक है। लिखो इसमें, विड्रॉल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट। जैसे पैसे निकालते हैं ना, आता है ना उसमें विड्रॉल का ऑप्शन, अच्छा लगता है विड्रॉल का ऑप्शन। withdrawal of the manuscript of the manuscript by the candidate दो पेनल्टी आ जाएंगे इसके अंदर। एक तो आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो भी आपकी थीसिस है, जो भी आपका डेजर्टेशन है, उसको 6 महीने में दोबारा से रिवाइज करके सबमिट करवाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अगर आप कोई भी चीज पब्लिकेशन के लिए भेज रहे हो तो उसको विड्रॉल कर दिया जाएगा, सिर्फ 10 से 40 के बीच में ही। 10 से 40 के बीच में अगर पब्लिश वो करते हो, डाटा कॉपी करते हो, तो इसको विड्रॉल कर दिया जाएगा। ऊपर वाले को रीसबमिशन, दोबारा से सबमिट करवा सकते हो, यानी कि आपको एक चांस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सिमिलैरिटी अब 40 से 60% के बीच में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये इरेज कर दूं, लेवल कौन सा आएगा? लेवल आएगा सेकंड। और सिमिलैरिटीज कितनी है? 20 से लेके 60 के बीच में। अब मुझे खुद बताओ, पेनल्टी बढ़ेगी या घटेगी? अगर पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ना इससे पेनल्टी से रिलेटेड, तो आपको सिर्फ एक पेनल्टी पे नहीं सोचना है, आपको सारी पेनल्टी को वहीं पर लिखना है। पेनल्टी 0, पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3। 0 में क्या थी? 0 पेनल्टी। सेकंड वाले में क्या था? 10 से लेके
अप टू 10%, 10% अगर आपने डाटा कॉपी किया है तो ये पेनल्टी हमने पढ़ी थी। सेकंड वाले में 40 से लेकर 60 के बीच में ये पढ़ी थी, और थर्ड वाले में ये पढ़ी थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है, इस बार पेपर में आया था ना, आपके पेपर में आया था, कौन सी थी पेनल्टी? वो पहचानना था हमें कि भाई 10% में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कि किस चीज से आपको जो है विड्रॉल कर दिया जाएगा या किस किस चीज से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो। हाँ, मार्जिन ये होंगे ना जो इसमें लिखवाए हैं। मार्जिन में 40 से लेकर 60% सिमिलैरिटीज है अभी इसमें। अगर आप ये करते हो तो क्या होगा? फर्स्ट लेवल मैंने आपको लिखवाया है 4, किसके लिए? थीसिस के लिए एंड डेजर्टेशन। इसके लिए क्या कर दिया जाएगा? डीबैरेड, डिबार्ड बोल देते हैं वैसे इसको, DEBARRED, डिबार्ड फ्रॉम सबमिटेड। एक बार लिख लो, मैं हिंदी में बता दूंगी इसका फिर। फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ ईयर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? सेम लाइन थी कि भाई क्या कर दिया जाएगा? डिबार्ड कर दिया जाएगा आपको। 1 साल तक आप उसको दोबारा सबमिट नहीं करवा सकते हो। 1 साल तक दोबारा से सबमिट नहीं करवा सकते। ये कहते हैं कि पीएचडी जो 6-6, 7-7 साल तक चलती है, वो यही चीज होती है। आपने डाटा कॉपी किया, आपको पनिश मिला, पेनल्टी मिली कि अब 1 साल तक आप अपनी कॉपी को सबमिट नहीं करवा सकते हो। 1 साल तक। पिछले वाले में क्या था? 6 महीने के अंदर आपको रिवाइज करवाना था और दोबारा से सबमिट करवाना था। इसमें क्या है? 1 साल तक आप सबमिट नहीं कर सकते दोबारा से, यानी कि पीएचडी का 1 साल और बढ़ गया। नेक्स्ट लिखो। फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए कितनी चीजें दी गई हैं? अगर आप कोई भी चीज पब्लिकेट करवा रहे हो, पब्लिश करवा रहे हो, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? रिसर्च पब्लिकेशन के लिए रिसर्च पब्लिकेशन के लिए है और एकेडमिक के लिए। लिखा? इसके आगे लिखना है अब, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होंगी। सेम वही दोबारा वाली लाइन, पहले वाली लाइन आ जाएगी कि विड्रॉल कर दी जाएगी। क्या चीज? उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो उसने खुद से लिखे हैं, उनको विड्रॉल कर दिया जाएगा, मतलब पब्लिश नहीं करने दिया जाएगा। विड्रॉल दी मैन्युस्क्रिप्ट, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विड्रॉल द मैन्युस्क्रिप्ट। एज इट इज वर्डिंग पेपर में आएंगी ये, एज इट इज लिख लो। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विड्रॉ दी मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो अपने हाथों से लिखे गए चीजें होती हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथों से। सेकंड लिखो। पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो इसमें, आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हैं। बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। बी डिनाइड मतलब 1 साल तक आप कोई भी पेपर जो पब्लिश नहीं कर सकते हो। एक तो आपकी थीसिस को, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को डिबार्ड कर दिया जाएगा, विड्रॉल कर दिया जाएगा, और दूसरा 1 साल तक आप उसको पब्लिश भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? 1 साल के वो कहते हैं कि भाई, जैसे मूवीज में देखते हैं कि भाई 1 साल तक आपको सस्पेंड किया जाता है, आपको बॉक्सिंग से बाहर निकाल दिया जाता है, 1 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं कि 1 साल तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो भी होगा 1 साल के बाद होगा। ठीक है? नेक्स्ट लिखो। इसमें एक और आएगा, और वो जो सुपरवाइजर होगा, जो आपको
गाइड कर रहा होगा, वो भी आगे 2 साल तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। हिंदी भाषा में जो भी, अरे अगर आप कोई गलती कर रहे हो और उसमें मैं भी इंक्लूड हूं तो पेनल्टी तो मुझे भी मिलेगी ना। मुझे क्या मिलेगी कि भाई मैं आगे किसी को नहीं पढ़ा पाऊंगी, यही मिलेगी ना, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या जो भी सुपरवाइजर होगा वो अगले 2 साल तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। लिखो इसको, हिंदी वाले में एज इट इज लिख लो और इंग्लिश वाले लिखो, नॉट बीइंग अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर। हिंदी में लिख लो, नॉट बीइंग अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर टू एनी स्कॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक वो किसी को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, किसी भी स्कॉलर को, किसी को एडवाइस नहीं दे पाएगा। तो लेवल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वर्डिंग्स में थोड़ी चीज में ऐसे ही है कि विड्रॉल कर दिया जाएगा, पब्लिश नहीं कर पाओगे। बच्चा 1 साल तक पब्लिश नहीं कर पाएगा और सुपरवाइजर 2 साल तक स्कॉलर को एडवाइस नहीं दे पाएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लेवल 3, सिमिलैरिटीज अबव 60%। अगर 60% से अबव सिमिलैरिटीज मिलती हैं, लेवल 3, अगर 60% से ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलती हैं तब क्या होगा? पहले इसका लिखो, फॉर थीसिस एंड डेजर्टेशन, फॉर थीसिस एंड डेजर्टेशन, और दूसरा क्या आ जाएगा, रिसर्च पब्लिकेशन में क्या होगा? फॉर थीसिस एंड डेजर्टेशन बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बच्चे का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको लेवल 3 में कैंसिल कर दिया जाएगा। बच्चे का रजिस्ट्रेशन किसके लिए? थीसिस और डेजर्टेशन के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें लिखो रिसर्च पब्लिश एंड एकेडमिक पब्लिशिंग में विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो विड्रॉल कर दी जाएंगी कि भाई आप उनको पब्लिश नहीं करवा सकते हो। सेम लाइन ऊपर वाले में जो है वही लिखनी है, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विड्रॉल दी मैन्युस्क्रिप्ट। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विड्रॉ दी मैन्युस्क्रिप्ट, भाई वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पब्लिश नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, पीछे वाले में 1 साल का डिनाइड था ना, पीछे वाले में 1 साल तक आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, 2 साल तक आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो। 2 साल तक जो बच्चा है वो पब्लिश नहीं कर सकता है। बच्चा 2 साल तक पेपर पब्लिश नहीं कर सकता और सुपरवाइजर 3 साल तक स्कॉलर को अलाउड नहीं कर सकता है। बच्चा 2 साल तक पब्लिश नहीं करवा सकता और स्कॉलर 3 साल तक पब्लिश नहीं कर सकता है, एडवाइस नहीं दे सकता या उसको स्कॉलर को बता नहीं सकता है। 60% में देखो लेवल 3 में इसमें क्या आएगा, सुपरवाइजर 3 साल के लिए डिबैरिड हो जाएगा और बच्चा 2 साल तक पेपर पब्लिश नहीं कर सकता।
पेपर पब्लिश में कांटा लग जाएगा, इसमें सुपरवाइजर पे कांटा लग जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, विड्रॉल। 2 साल नहीं, वो पेपर पब्लिश के लिए है। मैन्युस्क्रिप्ट तो उसकी कैंसिल ही कर दी जाएगी ना, पेपर पब्लिश जो करवा रहा है वो तो कैंसिल ही कर दिया जाएगा। आया समझ में? लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में अगर आपका डाटा 10 से अप टू 10% जो है कॉपी मिलता है कि आपने इसकी कॉपी में से देख के लिखा है, तो उसमें क्या होएगा, 6 महीने के लिए आपको अपना डाटा जो है रिवाइज करके दोबारा से सबमिट करवाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट जो विड्रॉ कर दी जाएगी। तीसरा, बस 2 ही चीजें लिखवाई है उसमें। अगर डाटा 10 से लेके 40% तक कॉपी है तो उसमें क्या होगा, ये 10 से 40 था, तो फिर अप टू 10 में क्या है, अप टू 10 में कोई वैलिडिटी नहीं है, 10 से 40 है फिर, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 में क्या है, 40 से 60%, जिसमें क्या हो जाएगा, 1 साल तक पब्लिश नहीं कर सकते और विड्रॉल कर दिया जाएगा। और पब्लिश जो सुपरवाइजर है वो 2 साल तक स्कॉलर को गाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा, लेवल 3 में क्या, 3 साल के लिए सुपरवाइजर आउट, 2 साल के लिए कैंडिडेट आउट, और मैन्युस्क्रिप्ट तो विड्रॉल होगी। सिर्फ सेम वर्डिंग एज इट इज वर्डिंग पेपर में आएगी, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, जितना भी इंग्लिश में लिखा हुआ है एज इट इज आएगा ये। और मैच में पूछ सकते हैं आपसे, कोई एक वर्डिंग लिख के पूछ सकते हैं कि जिसमें 3 साल के लिए सुपरवाइजर को डिवाइड कर दिया जाता है कैंडिडेट को स्कॉलर बनाने के लिए, तो वो कौन सा लेवल है, 3 इक्वल टू 3, 3 इधर 3 इधर, रट्टे मारो, क्वेश्चन आना ही आना है इसका, प्लेगरिज्म का। सबकी शिफ्ट में नहीं आएगा, किसी किसी की शिफ्ट में आएगा प्लेगरिज्म, ये मेरा टॉपिक है, देखो ठीक है। कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, किस चीज के, नंबर सिस्टम के, निकाल ले, नहीं निकाल ले,